अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ प्रोग्राम फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत सारे सवालात दिमाग में आते थे ऐसे लोगों से पूछने के लिए जो मुल्क के बाहर परमानेंटली सेटल्ड हैं। दिल चाहता था कि उनसे पूछो कि आपकी ज़िंदगी बाहर कैसे है और वो क्या बात है जो बार बार आपको खींचकर वापस पाकिस्तान लाती है। हमारा आज का टॉपिक है लिविंग अब्रॉड और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो दो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं वो ज़ाहिर बाहर सेटल हैं और आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, मगर रहते एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एक इंग्लैंड में रहते हैं और एक न्यूजीलैंड में। तो आइए मैं आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से कराती हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं मिस्टर आबिद शाह और ये यूके में सेटल्ड हैं। मेरी दूसरी मेहमान है मिसेस सबिया मोइन चिश्ती और ये न्यूजीलैंड में सेटल्ड हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। अभी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत कम उम्री में बाहर पढ़ने के लिए गए और फिर आप वहीं पे सेटल्ड हो गए, तो कभी आपका दिल चाहा पाकिस्तान वापस आने का? कभी सोचा आपने? बेइंतहा चाहा। मेरी जब शादी हो गई, मेरी शादी दरअसल वहीं के मुकामी बाशिंदे से हुई थी। उसका नाम सूजन है जी। और हमारी कल्चरल बैकग्राउंड जो हैं वो दोनों की मुख्तलिफ हैं। वो ईसाई है उसकी बैकग्राउंड जी। और मेरी इस्लाम है। सही। तो हमारा वापस आके यहाँ रहना मुश्किल हो सकता था। सही। अगर मैं उसको यहाँ ना लाता जी। और उससे पूछता कि तुम्हें यहाँ रहने में आराम शौक़ है है या कि मुश्किल? नहीं। जी जी। तो मैं उसे यहाँ लेके आया था, अपने रिश्तेदारों से मिलाया, अपने भाई बहनों से मिलाया। वो बहुत खुश हुई मेरे भाई बहनों से मिलके। सही। मैं अपने बुज़ुर्गों से मिलाने ले गया उससे। जी। एक मुझे वाक़या याद आ रहा है कि मैं हमारे ख़ानदान की एक बहुत बुज़ुर्ग औरत थी, सबसे बड़ी उम्र की जो होती हैं ना, जी जी। वहाँ जाना ज़रूरी होता है हमारे लिए, जी, सलाम के लिए, आदाब के लिए सलाम। तो मैं उनके यहाँ ले गया उन्हें, तो वो उसे देख के पूछने लगी मुझसे। वो मुझे बचपन में बॉबी कहते थे, तो वो मुझसे पूछने लगी, बॉबी तूने यहाँ शादी क्यों नहीं करी? तो वो मुझे देख के मुझसे पूछने लगी, मेरी बीवी, कि ये क्या कह रही हैं? अब मैं उसे क्या जवाब देता है? मैंने कहा ये कह रही हैं यू लुक ब्यूटीफुल। तो ये अच्छा लगा सुन के कि आपने कोशिश की वापस आने की, लेकिन फिर क्या हुआ? आपने क्यों सोचा नहीं बाहर ही रहना है? बस मैं दरअसल अनलाइक मोस्ट मैन, जी जी, मैं हमेशा जो है वो बराबर का सलूक रखना चाहता हूँ बीवी से। तो मैं उससे पूछता था कि तुम्हें कहाँ रहना ज़्यादा पसंद होगा? तो जाहिर है वो अपने मुल्क में रहना चाहेगी। बिल्कुल सही। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके मुल्क में जाके रहूँ। बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली जब आपका जिसे कहते हैं शरीके हयात आपको एक बात के लिए कह रही है तो मिलजुल की ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती। लेकिन मुझे याद पड़ता है आप कुछ ऐसी भी बात कह रहे थे कि मैंने वापस आना चाहा, मतलब शादी से पहले, पढ़ने के बाद आना चाहा, मगर यहाँ का जो एक सिस्टम था कि लाइन लगी हुई है तो थोड़ा अपसेट हो जाते थे आप? नहीं, उसमें तो ये मुल्क जो है एक तरह से, दो तरह से मैं देखता हूँ एक मुल्क, अपने मुल्क को। जी जी। एक ये मेरी माँ है, हाँ। और एक ये मेरा बच्चा है। सही है। तो मैं जितने अरसे यहाँ रहा, मैं ये समझता हूँ कि मैंने इसे पाला, परवरिश की, इसके लिए काम किए मैंने। जी जी। और माँ की हैसियत से मैं ये देखता हूँ कि इसने मेरी निगहबानी की। सही। इसने मुझे पाला, इसने मुझे तालीम दिलाई। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो चाहे कितनी मुश्किलात हों, वो उसको आदमी इग्नोर कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलात ये थी मेरे लिए कि मेरी बीवी को ये बातें पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं, तो अब बात समझ में आ रही है। और उसको मुसावात का जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इतना मुसावात का ताल्लुक़ नहीं था। जी जी। आप तो वहाँ रह के इतना मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यहाँ रहने वाले भी इतनी मुश्किल उर्दू नहीं बोलते। मैं उर्दू सही बोल रहा हूँ? आप बहुत उम्दा बोल रहे हैं। अच्छा सबिया, मैं आपसे ये पूछूंगी कि शुरू दिनों में
आप अपने आपके मियाँ के ज़ाहिर है बाहर ट्रांसफ़र्स होते थे तो आप अपने मियाँ के साथ बाहर रहती हैं, फिर आप आ गई यहाँ पे रहने के लिए, मगर अब पिछले 4-5 साल से आप न्यूजीलैंड में परमानेंटली सेटल होने चली गई। तो मुझे फीलिंग ये है कि आपको ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल लगा होगा, एम आई राइट? बिल्कुल, बहुत मुश्किल लगा। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा और मुझे काफ़ी मुश्किल लगा, लेकिन क्योंकि वजह ये थी कि मेरे 3 बच्चे वहाँ पे सेटल हो चुके थे और मेरे हस्बैंड भी गुजर चुके थे, तो वो ये चाहते थे कि मैं उनके पास आके सेटल हो जाऊँ। हमारी फैमिली डिवाइडेड नहीं रहे आपस में, बिल्कुल, इसलिए फिर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, जो कि वाकई मेरे लिए, क्योंकि मेरी रूट्स यहाँ थी, मेरा अपना सब घर बार सब कुछ यहीं था, सारे रिलेटिव्स यहीं पे थे, खानदान पूरा, ददिया। लेकिन ये कि जाहिर है जब बच्चे जहाँ सेटल वहाँ माँ बाप को फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रही है बात आप लोगों की रीजंस बाहर रहने की। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइए आप साहब, आपके जो बाहर की ज़िंदगी है वो थोड़ा सा रोशनी डालिए, कैसी ज़िंदगी है जो आप वहाँ पे, पहले मुझे वहाँ के कम्फर्ट्स बताइए। ये एवरीडे कम्फर्ट्स जो हैं व्हाट वी टेक फॉर ग्रांटेड देयर, यहाँ पे नायाब हैं। अच्छा, जैसे कि होम इक्विपमेंट्स हुए आपके, या सड़कें हुई, अच्छी सड़कें हुई, या ट्रांसपोर्ट हुई, या सामान खरीदना हुआ, तो कोई रश नहीं है, कोई क्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बस में आप जाके बैठ गए और सिक्योर फील करता है, और सिक्योर आदमी फील करता है वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी डर रहा हो। कि वहाँ पे होती हैं हादसात होते हैं, बच्चे पर्स लेके भाग जाते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि आदमी डर जाए और बाहर ही ना जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी दलेरी से निकलता है जो चाहता। और वही जो आप कह रहे हैं कि जो एवरीडे लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं, जो बाहर जिक्र भी नहीं कहता, टेकन फॉर ग्रांटेड है, मगर वही हमारी लोड शेडिंग हो गई, पानी की प्रॉब्लम हो गई, टेलीफोन कट गया, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बेबस बैठे हुए, सभी आप बताइए बाहर के कंफर्ट्स का थोड़ा बताइए। वहाँ पे ये है, जहाँ शीरीन में रहती हूँ, न्यूजीलैंड में मैं रहती हूँ, वहाँ साल में 8 महीने बारिशें होती हैं। अच्छा। मगर आपको कभी रोड्स पर पानी नहीं नज़र आएगा और कभी बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी टेलीफोन्स आपके ख़राब नहीं होंगे। हर चीज़ वहाँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश मिलती हैं। प्लस ये कि बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, बच्चों का मेडिकल वहाँ पे फ्री है, जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटी है, मैं समझती हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बड़ी फैसिलिटी कि आपके बच्चे जो हैं वो सुकून से पढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आ रही। और वही वाली बात, एवरीडे लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं उनका तो जिक्र ही क्या, कि कभी सोचा ही नहीं कि टैप खोलो और पानी ना आए, इस तरह की बातें। और आप कह रही थी न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत जगह है न्यूजीलैंड, वाकई इट्स लाइक लिविंग इन हेवन, है ना? बहुत खूबसूरत। और उसका एटमॉस्फेयर बड़ा बहुत क्लियर है। जैसे ये होता है कि मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है धुंध और मिट्टी है चारों तरफ, तो मैं जब ये बात कहती हूँ कि यहाँ धुंध और मिट्टी है, थोड़ी सी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर आप आएँ तो आप खुद डिफरेंस फील करेंगी कि वहाँ कितना क्लियर है सब कुछ। नहीं, बल्कि वही वाले लोग आपको, मैं समझ रही हूँ, ताना देते होंगे कि बहन वहाँ तुम सारी उम्र नहीं रही हो, यहीं की रही हो। लेकिन होता है जब आप बाहर रहने लगे ना, तो ये होने लगता है कि आप यहाँ पे आके, बल्कि जैसे आप देखिए बाहर के रहने वाले यहाँ आके बीमार हो जाते हैं खा पी के। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? इनके साथ हमेशा यही होता है। हालांकि ये मिनरल वाटर से दांत ब्रश करते हैं पूरे वक्त, ये बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन ये हमेशा आते ही बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, और भी कोई बता रहा था कि उनके बेटे जब बाहर से आते हैं तो वो पहले से ताकीद कर देती हैं कि तुम क्या कितनी दावतों पे जाओ, खाना घर से खा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता दावतों में कौन सी चीज़ बाहर से आए और वो कैसे पक्की हो। अच्छा, ये बताएं सबिया, आप जब न्यूजीलैंड गई, कोई वाकया ऐसा हुआ जो आपको लगा कि, या यादगार वाकया जो ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या आपने समझा नहीं, या समथिंग मेमोरेबल? थोड़ा सा उनका एक तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, दूसरा ये कि उनकी फ्रेजेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं हम लोगों से। जैसे कुछ लोग बैठे हुए थे तो एक साहिबा बोली दैट ओल्ड मैन किक द बकेट। अच्छा। तो उस पर जो और बैठी हुई थी वो कहने लगी, ओह वेरी सॉरी टू हियर दैट। लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि इसमें व्हाट्स देयर टू बी सॉरी अबाउट इफ एन ओल्ड मैन किक द बकेट। पता चला दैट ओल्ड मैन हैड पास्ड अवे। अच्छा। तो ये इस किस्म की। फिर इसी तरह एक नहीं, मगर फिर ये भी किसी ने कहा, ओ इफ ही हैज डाइड देन व्हाई ही किक्ड द बकेट, व्हाई ही किक्ड द बकेट। आई आस्क्ड देम कि इफ ही डाइड तो व्हाई डिड kick the bucket? They said no, it's a phrase. If somebody passes away, we say he kicked the bucket. Yeah.
और इसी तरह ये कि मेरा जो सन इन लॉ था वो बाहर जा रहा था, तो उसकी बॉस ने उससे पूछा हैव यू टेकन योर ब्रॉली। अच्छा। तो उसने कहा व्हाट्स दैट, तो शी सेड अम्ब्रेला। सो वी डिडंट नो दैट अम्ब्रेला इज कॉल्ड ब्रॉली। बिल्कुल सही। वो असल में हर जगह जिसे कहते हैं ना एक टिपिकल वर्ड्स हो जाते हैं, उन्हें स्लैंग कह लें या क्या, उन्हीं की वो पैदावार होती है। थोड़ा सा उनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है। जैसे मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसके सामने टेबल के ऊपर पेन पड़ा हुआ था, तो उसकी कलीग ने कहा कैन यू पास मी दैट पिन प्लीज। ही सेड आई कांट फाइंड एनी पिन ओवर हियर। शी सेड इट इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ही सेड इट्स पेन, इट्स नॉट पिन। शी सेड नो इट्स पिन। सो यू सी द डिफरेंस। और अगर मतलब वही जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्लेट का, आपने कहा ना कि पड़ोसियों ने बुलाया। जी हाँ, वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को उसके फ्रेंड्स ने इनवाइट किया डिनर पे और उन्होंने कहा ब्रिंग अ प्लेट। अच्छा। तो मेरा बेटा सोच रहा था कि जब उन्होंने डिनर पे बुलाया है तो एक प्लेट क्यों मुझसे मंगवा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया। तो जो उसकी बेस्ट क्रॉकरी थी उसमें से वो एक प्लेट वहाँ लेके चला गया। तो उन्होंने कहा नहीं, वी मेंट ब्रिंग अ कुक्ड डिश, यू शुडंट हैव ब्रॉट अ प्लेट। सो ये थोड़ी सी शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग। और अभी तो मेरे ख्याल में बहुत ऐसी, मगर ये बड़े मजे की हैं बातें जिन्हें याद करके एक तरह से मजा ही आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए आबिद साहब, इतने सालों से आप वहाँ पे हैं इंग्लैंड में, शेफील्ड, एम आई राइट? नहीं, किस जगह हैं आप? डार्बीशायर में। तो वहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद कोई डिस्क्रिमिनेशन होती हो कॉम्प्लेक्शन की वजह से, किसी, आपको लगता है, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? मुझे ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा से अपने रंग पे कोई शेम महसूस नहीं हुई। सही। मैं ये समझता था कि ये लोग यहाँ पे बिलियंस ऑफ पाउंड खर्च कर रहे हैं, सन में बैठे हुए हैं, सन टैन हो रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं कि उनका रंग ऐसा हो जाए जैसा मेरा है। और मुझे अल्लाह ने ये रंग कुदरती दिया हुआ है, तो मुझे इसमें शर्म करने की क्या बात है। मेरे ख्याल में ये जो प्रेजुडिस है ये रंग की वजह से नहीं है जी। ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि हम यहाँ से उनको, वो यहाँ पे आएँ तो उनको सड़क पे जाएं अगर उनकी औरतें हैं तो वो यहाँ बिकिनी पहन के नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। और हमारे औरतें वहाँ पे जाती हैं, वो बुर्का पहन के सड़क पे फिरती हैं। तो उनको कोई मना नहीं है। सही तो वो कल्चरल थोड़ा सा कुछ क्लैश है। और वही वाली बात, वेस्ट में फ्रीडम बहुत है ना, एक इंसान को इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, अगर आप कोई चीज़ फॉलो करना चाह रहे हैं तो वो उस पर इतने हावी नहीं होते, वो लिव और लेट लिव वाली बात करते हैं। इसी तरह जैसे आपने बताया था रिलीजियस टॉलरेंस बहुत है। रिलीजियस टॉलरेंस इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। आई मीन वहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कोई गिरजा खाली पड़ा हुआ है जी, तो वो लोग खुश होते हैं कि ये अल्लाह का घर है। अगर मैंने जाके उसमें मस्जिद खोल ली या हिंदू ने जाके उसमें मंदिर बना दिया जी। या सिखों ने जाके उसमें गुरुद्वारा बना दिया, तो वो लोग खुश होते हैं कि ये अल्लाह का घर दोबारा आबाद हो गया। आप अंदाज़ा करें अगर यहाँ आके कोई मस्जिद को मंदिर बनाना चाहे तो वो तो उसका सर बल्लम पे लगा देंगे, बल्लम पे लगा देंगे। मुझे लग रहा है मुझे आपसे उर्दू सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे रह के किसी बात की कमी का एहसास होता है? हाँ, कमी का एहसास यूँ होता है कि मैंने आपको बताया ना कि एक ये मेरा बच्चा है। अब जैसे सबिया कह रही थी कि यहाँ पे मौसम और धूप और ये और वो, इससे परेशानी होती है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। बच्चे की नाक बह रही हो, बच्चे को जुकाम आया हो, बच्चे के कंधे गपड़े हो, आपको फिक्र नहीं। आपका अपना बच्चा है, आप उसे फिर भी प्यार करेंगे। बिल्कुल सही। तो मुझे इससे कोई वो नहीं होता। अच्छा, सही है। नहीं, मैं कह रही थी बाहर आपको, बाहर के मुल्क में आपको किसी बात की कमी का एहसास होता है? यहाँ होता है। वो यहाँ लोग जो है वो मोहब्बत का इजहार बहुत जोश से करते हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पे लोग मोहब्बत करते हैं। ये नहीं कि वहाँ का बेटा अपने बाप को नहीं चाहता या बेटी अपने माँ को नहीं चाहती या बीवी अपने मियाँ को नहीं चाहती। वो सब लोग चाहते हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत जो है वो ऐसा इतनी गर्मजोशी से नहीं करते जो यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यू नो। इट डज। नानी दादियाँ हाथ खोले खड़ी हुई हैं, बच्चे अदब से खड़े हुए हैं, सभी। आपको बाहर कमी का? मुझे अभी इतना ज़्यादा वो इस चीज़ का एहसास नहीं है, क्योंकि मुझे अभी 3-4 साल ही हुए हैं वहाँ रहते हुए। जी। लेकिन ये है कि यहाँ के बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें बच्चे बड़े क्लोज होते हैं अपने सब रिलेटिव से, खालाओं से, नानी से, दादी से, फूफियों से।
वो चीज़ वहाँ नहीं होती नेचुरली, तो बच्चों को वो क्लोजनेस नहीं होती अपने रिलेटिव से। जैसे हम लोग यहीं पले बड़े हैं, हम अगर रह भी वहाँ रहे हैं तो हम जब भी आते हैं तो वी मेक श्योर कि हम अपने बड़ों के सलाम को जाएं, हम उन्हें विजिट करें, और हमें वाकई उनसे मिलके खुशी होती है। बल्कि अजीब बात ये, आप लोग जो चंद दिनों को आते हैं उसमें भी तो कितना टाइम गुजर जाता है आपका, सिर्फ ये कि अभी फूफी के जाना है, खाला के जाना है, शादी अटेंड करना है, यही चीज़ें जो हैं जो फॉलो की जाती हैं, जिन्हें ट्रेडिशंस कहते हैं, जिन्हें कल्चर कहते हैं। और ये ख़ानदान, बल्कि ख़ानदान इस तरह समझे जाते हैं, जिन घरों में ये वैल्यूज़ हैं वो ख़ानदान ऊंचे समझे जाते हैं। मैं तो ये समझती हूँ जिनमें वैल्यूज़ की कदर की जाती है। तो ये बात की आपको एहसास इस चीज़ की कमी होती है, अपनों की, बुजुर्गों की, रिश्तेदारों की, इनकी कमी महसूस होती है। और जो जुड़ के बैठ के खाने की मेज़ पे निहारी भी आ रही है। हम लोग इस लिहाज से लकी हैं कि मेरे क्योंकि चारों बच्चे वहाँ सेटल्ड हैं, तो जो उनके बच्चे वहाँ पल बढ़ रहे हैं उनके लिए खालाएं भी हैं, मामू भी हैं, चचा भी हैं, फूफियाँ भी हैं, दादी भी हैं, और बाहर के मुल्क में ये होना बहुत बड़ी बात जी हाँ। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि ये हम बहुत लकी हैं। नहीं, आप लकी हैं। और अविसा, आपने ये चीज़ मिस की होगी ना? जी हाँ, इनके बच्चों ने, आपके बच्चों के पास, क्योंकि आप अकेले थे वहाँ पे, तो ये जो एक क्लोज निट फैमिली का होता है, सही बात। अच्छा, ये अब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये कि इतने आराम और आसाइश हैं बाहर के मुल्क में कि वहाँ तो ऐसा लगता है कि आप मस्ती रहते होंगे, लेकिन मैंने देखा ये है, और आप लोगों को भी देख रही हूँ, कि आप लोग साल में एक चक्कर नहीं, 2-3 से भी ज़्यादा मौका मिले तो आप लोग आने को तैयार हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है अपने मुल्क में जो आप लोगों को खींच के इधर लाती है? सब ये पहले आप बताइए। मैं इसका जवाब देते हुए जज्बाती हो जाइए जज्बाती। उसकी वजह ये है कि हमारी जो भी पहचान है वो पाकिस्तान से है, और आज हम जिस काबिल भी हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं। तो इसलिए हमारा जब भी हमें मौका मिलता है, हमारा दिल यही चाहता है कि हम जाएं पाकिस्तान और विज़िट करें अपनों को, रिश्तेदारों को, और अपने वतन को देख आएँ और उसकी मिट्टी को छुआएं। बस ये थोड़ी सी कितना बड़ा जज्बा है मुल्क आपका, कितनी आपको मोहब्बत देता है कि एक तड़प होती है आपके वापस आने की। हाफिज साहब? मैं इतना जज्बाती नहीं हूँ मुल्क के बारे में। मैं इंटरनेशनल आदमी बिलीव करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जब ये कायनात पैदा की थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पाकिस्तान है, ये इंग्लैंड है, ये सऊदी अरेबिया है, ये इंसान ने बाउंड्री पैदा की हैं। तो इंसान को ये चाहे अगर वो, तो ये बाउंड्रियाँ हटा सकता है। सही तो मेरी दानिश में ये बाउंड्रीज आती नहीं। सही कह। मैं तो फ्री बर्ड हूँ, मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ, जहाँ चाहे रह सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ ऑस्ट्रेलिया में रहना तो मुझे कोई ना खुशी नहीं होगी। मैं चाहे न्यूजीलैंड में रहूँगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कहीं भी रह सकता हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे पाकिस्तान में ही रहना है या ब्रिटेन में ही रहना है। सही है। हर वैसे भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझ रही हूँ कि ग्लोबली अब दुनिया जो है ना वो छोटी हो गई है, एक दूसरे की जगह आना जाना बहुत आसान हो गया है। और ये नहीं होता कि आप अगर कहीं बाहर हैं तो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ हैं। तो ये ज़रूर है कि बाहर ट्रैवल करना बहुत आसान है, अपने मुल्क से बाहर जाने में ज़रा सी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ लैक कर रहा है? कुछ ऐसी फीलिंग होती है आपको पाकिस्तान, क्योंकि आप एक्सपोज्ड हैं दुनिया से, एक एडवांस लाइफ से, एक एडवांस कल्चर से, आपको ये एहसास होता है यहाँ पे कुछ लैक हो रहा है? मेरे ख्याल में सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो क्या? यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी, डिज़ायर टू डू समथिंग अबाउट द कंट्री, टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स फीट। अच्छा। अब इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बहुत निढाल है। अच्छा। तो इसको चाहिए कि कोई आदमी अपने ख्यालात से, अपनी कोशिशों से इसको इंजेक्ट करे ऐसी चीज़ कि ये दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो, वलवला पैदा। हाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, मगर आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम अभी जल्दी वापस आते हैं।